नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 7 मार्च 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इस सत्र में हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आइए स्टूडेंट्स, सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन सत्र में हम किन किन मुद्दों को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को 6 मार्च 2021 को जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर बताऊंगा। इसके बाद जो हमारा पहला आलेख होगा, रेड इको होगा। यह एक प्रकार का चाइनीज संगठन है जिसने भारत की साइबर सुरक्षा के अंदर में कुछ खामियां पैदा करने का प्रयास किया था। स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्जाइमर के निदान की उम्मीद। अल्जाइमर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें इंसान के सोचने समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट ऑवलेट की। यह एक उल्लू की प्रजाति है और इससे संबंधित मुद्दों को हम लोग देखेंगे। सेंटोर्स एक प्रकार का खगोलीय पिंड है स्टूडेंट्स, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। इसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संबंध में गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, उनकी बात भी करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसके बाद मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न देखेंगे और इसके साथ साथ में उनकी जो रूपरेखा है उत्तरों की, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए, हमारा 6 मार्च को जो पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। जिन बच्चों के उत्तर सही हैं उन सभी को बधाइयां। तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में मृत्यु दंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गलत है? यह केवल अभिलेख न्यायालयों अर्थात भारत के उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। कथन 2 है, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को क्रियान्वयन से पूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, इसका जवाब है डी। दोनों ही कथन यहां पर गलत हैं। कैसे गलत हैं ये देख लीजिए। दरअसल स्टूडेंट्स, ऐसा है कि भारत के अंदर में जो मृत्यु दंड है वह केवल अभिलेख न्यायालय ही नहीं दे सकते हैं। जो सेशन कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं, वहां भी मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो ऐसे में कथन 1 गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोअर कोर्ट होते हैं, जब वो मृत्यु दंड देते हैं तो उसका उच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन यहां पर उच्च न्यायालय ने जो मृत्यु दंड दिया है उसका उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। तो ये वाला कथन भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, यह एक प्रकार का इंजन है और जिसका इस्तेमाल मिसाइलों के अंदर में किया जाने का जो है प्रयास किया जा रहा है और इसके माध्यम से जो मिसाइलें होंगी वो अधिक पेलोड लेकर के जा सकेंगी, चाहे वो पेलोड किसी प्रकार का बम हो, चाहे वो किसी प्रकार का सैटेलाइट हो। तो भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसका विकास किया गया है। निश्चित रूप से सत्य कथन है ये। इस तकनीक से भारत हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल विकसित कर सकेगा। निश्चित रूप से विकसित कर सकेंगे, क्योंकि रैमजेट तकनीक की मदद से जो ऑक्सीडाइजर जो भरा जाता है मिसाइल के अंदर में और जो फ्यूल भरा जाता है उनका अत्यधिक कुशलता के साथ में प्रयोग कर सकने में हम सक्षम हो सकेंगे। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो रैमजेट इंजन होते हैं, यहाँ पर जो पर्यावरण से जो हवा होती है, जो वातावरण की हवा होती है, उसका यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है ईंधन को जलाने के संदर्भ में। तो ऐसे में लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित करने में मदद अच्छे से मिल सकेगी। आइए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव की व्यय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? तो पहला विकल्प है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के धारा 77 के अंतर्गत प्रत्येक उम्मीदवार उन्हें नामांकित किए जाने से परिणाम घोषित किए जाने तक की तिथि के बीच के सभी व्यय का एक पृथक एवं सही लेखा जोखा रखेंगे। यह कथन जो है यह सत्य है।
इसके अतिरिक्त गलत लेखा जोखा अथवा सीमा से अधिक व्यय करने के कारण उम्मीदवार को 3 वर्षों के लिए अयोग्य किया जा सकता है। यह भी सत्य है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह कथन भी सत्य हो जाता है। इसमें जो गलत कथन है वो है डी। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो व्यय सीमा है इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई थी बिहार चुनाव के आसपास के समय में, तो ये डी वाला गलत हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है। भूतपूर्व जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं आप लोगों के परीक्षा में विगत वर्षों में, उनसे संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। निश्चित रूप से सही है। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जो इक्ता प्रणाली थी यह मध्यकालीन संस्था थी जिसको गुलाम वंश के समय भारत में प्रचलित किया गया। इक्ता एक प्रकार का जमीन होता था जिसे सैनिक अधिकारियों को दिया जाता था और इससे जो राजस्व प्राप्त होता था वो सैनिकों के वेतन के रूप में कार्य करता था। अर्थात सैनिकों को वेतन नहीं मिलता था, इक्ता से जो राजस्व मिलता था वही उनका वेतन होता था। तो ये एक प्राचीन संस्था ना होकर के मध्यकालीन संस्था हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। मीर बख्शी का कार्यालय दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मीर बख्शी का जो कार्यालय था ये मुगल काल के समय में हमें दिखाई पड़ता है और मीर बख्शी सेना से जुड़ा हुआ एक अधिकारी हुआ करता था। तो ये दूसरा भी गलत हो जाता है, अर्थात यहाँ पर केवल एक सही हो जाता है। हमसे सही ही पूछा गया था। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आलेख है पेज नंबर 14 से GS3 आंतरिक सुरक्षा के साथ में आप इसको जोड़ सकते हैं। रेड इको ओवर इंडिया। व्हेन डिड चाइनीज malware टारगेट इंडियन पावर ग्रिड यूटिलिटीज एंड व्हाई इज इट अ मैटर ऑफ कंसर्न। आइए देखते हैं। हाल ही में एक समाचार आया कि महाराष्ट्र राज्य की बिजली वितरण कंपनी के सर्वर में 14 ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार के हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ये पाए गए हैं। और इसके कुछ दिनों पहले एक समाचार यह आया था कि अमेरिका की एक संस्था है रिकॉर्डेड फ्यूचर, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में संस्था काम करती है और इसने कहा था कि भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह और बिजली वितरण व्यवस्था पर चीन के साइबर हमले जो है किए गए थे और इस संदर्भ में इसने कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट में संस्था के द्वारा कहा गया कि चीन में एक संस्था है रेड इको और इसका चीन की सरकार से संबंध है। इसने कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल करके भारत की जो साइबर सुरक्षा है उसमें सेंध लगाने का प्रयास किया। इस संस्था के द्वारा कहा गया कि मुख्य रूप से यहाँ पर डोमेन स्पूफिंग का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स ये अच्छा कीवर्ड है, डोमेन स्पूफिंग, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और सामान्य रूप से भी आप लोग याद रखेंगे। डोमेन स्पूफिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये ओरिजिनल यहाँ पर डोमेन नेम है, किसी वेबसाइट का नाम है ntpc.co.in। अब इससे एक मिलता जुलता नाम बना दिया गया। आप लोग यहाँ देखिए ntpc.co.com। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर इस शब्द पर ध्यान नहीं देगा तो ये गलत वेबसाइट पर चला जाएगा और ऐसे में ये जो है अपनी कोई विशेष जानकारियां, किसी किस्म की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां इस वेबसाइट पर वो डाल सकते हैं और ऐसे में वो जानकारी हैकर तक पहुंच जाएगी। तो ये डोमेन स्पूफिंग कहलाती है। आप लोग इस बात को अपने निजी जीवन में भी याद रखिएगा कि आप लोग जब किसी बैंक वगैरह में एक्सेस करते हैं तो उन बैंक वगैरह के जो नाम हैं उन नामों को बहुत ध्यान से देख लिया करिए। अक्सर डोमेन स्पूफिंग के माध्यम से जो हैकर्स होते हैं वो लोगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यहाँ पर शैडो पैड नाम का एक बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर भी इस्तेमाल किया गया है। अब यह शैडो पैड नाम का जो बैकडोर ट्रोजन मैलवेयर है यह काम किस तरह से करता है, ये देखिए। जिस सिस्टम में इसको डाला जाता है, जहां तक ये पहुंचता है, लक्षित सिस्टम से ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तक, जिस सिस्टम के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा, जिस सिस्टम को जानकारी पहुंचानी है मुख्य रूप से इस मैलवेयर के द्वारा, उसे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। तो अब जो टारगेट है वहां से अपना जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वहां तक ये एक प्रकार का गुप्त मार्ग
खोल देता है और इसके माध्यम से जो खुफिया जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो चुरा ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक शब्द यहां पर बार बार आ रहा है, ट्रोजन हॉर्स। ध्यान रखेंगे आप लोग, यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में प्रवेश करने के पश्चात यह ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड डाल देता है, जिससे हैकर कंप्यूटर तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। आप लोग जरा इस बिंदु पर भी ध्यान रखेंगे, आमतौर पर ट्रोजन हॉर्स का प्रसार स्वतः नहीं होता है। यह वायरस, वर्म या डाउनलोड किए गए किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा फैलाया जाता है, अर्थात ये सब इसके वाहक हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक शब्द आता है वर्म। वर्म काफी खतरनाक जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एक प्रकार का। वर्म एक ऐसा कंप्यूटर कोड होता है जो उपयोगकर्ता की भागीदारी के बिना ही, ध्यान रखेंगे, भागीदारी के बिना ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता जाता है। अधिकांश जो वर्म होते हैं वो ईमेल अटैचमेंट के रूप में आरंभ होते हैं, जिन्हें खोले जाने पर वे कंप्यूटर को संक्रमित कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखने वाला मुद्दा है। अक्सर गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि आप लोगों को जो ईमेल आते हैं, अगर वो वेरीफाइड नहीं है, किसी सस्पिशियस, संदेहजनक जो है जगह से आए हुए लगते हैं, आपको लगता है संदेहजनक है, तो ऐसे ईमेल को ना खोला जाए। अगर इनको खोलेंगे तो निश्चित रूप से किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्म किसी वायरस, ट्रोजन या अन्य मैलवेयर की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ पाना कठिन होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर कुछ एक अन्य बिंदु हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए। सतही वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सतही वेब या सरफेस वेब इंटरनेट का वह भाग होता है जिसका आमतौर पर हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे गूगल या याहू पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें जो सर्च रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, और इसके लिए किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता हमें नहीं होती है। ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी। डीप वेब की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो है सर्च इंजन से प्राप्त परिणामों की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता है। सरफेस वेब की तुलना में 500 से 600 गुना अधिक बड़ा है। डीप वेब किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा उस URL तक, URL का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उस URL पर जाते हैं, वहां पर लॉगिन करते हैं। जैसे कि जीमेल हो गया, तो जीमेल जो है आपका एक किस्म से डीप वेब से ही जुड़ा हुआ है कि जीमेल में अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर है डार्क वेब। डार्क वेब को आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में किया जाता है। अब यहाँ पर जो इसके प्रयोगकर्ता होते हैं वो कुछ खास किस्म के इंक्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सामान्यतः टॉर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म है द अनियन रूटर। तो अनियन की तरह ही होता है कि आप पढ़ते उखाड़ते जाइए, और यहाँ प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी इंक्रिप्शन टेक्निक होती है कि वास्तविक रूप में इसका प्रयोग कौन कर रहा है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सामान्य सर्च इंजन से यहाँ तक पहुंचा नहीं जा सकता है। आप एक चित्र के मदद से अगर इसको यहाँ पर देखें तो सरफेस वेब में आपका गूगल है, विकीपीडिया है, ये सब आ जाते हैं। डीप वेब के अंदर में जो आपके एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको कि यूजर नेम और एड्रेस की मदद से जो है, पासवर्ड की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब की हम लोग बात कर देते हैं तो ये वो हिस्सा हो जाता है जो कि छिपा हुआ होता है, जहां पर इलीगल इंफॉर्मेशन है, टॉर के द्वारा छिपा दिया जाता है इसको। तो ये सारी के सारी चीजें डार्क वेब के द्वारा एक्सेस की जाती हैं। आइए स्टूडेंट्स, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इस पर निगाह डालते हैं। इन साइबर हमलों का उद्देश्य भारत में आधारभूत अवसंरचना से जुड़ी संस्थाओं से गोपनीय जानकारी प्राप्त करना था। अब निश्चित रूप से अगर आधारभूत अवसंरचना से जुड़ी संस्थाएं हैं, उनमें कार्यप्रणाली में गड़बड़ी पैदा कर दी जाए तो भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा किया जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी संस्थाओं में बेहतर समन्वय और तत्काल डैमेज कंट्रोल समय की एक मांग के रूप में उभरा है। अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार है स्पेक्ट्रम सेल प्राइस टेस्ट एंड द रोड अहेड फॉर 5G। सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे
कि जो स्पेक्ट्रम की ये बिक्री हुई है ये 5G की स्पेक्ट्रम की बिक्री नहीं हुई है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस समाचार को पेज नंबर 14 से लिया गया है। GS3 साइंस एंड टेक के साथ में इसका संबंध है। आइए देखते हैं। दरअसल हुआ यह है कि कई सारी कंपनियां जो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर रही थी तो उनकी जो वैधता है वो 2021 में समाप्त होने वाली थी। तो ऐसे में उसको रिन्यू करने के लिए, उसको नवीकरण करने के लिए इस प्रक्रिया को सामने लाया गया। इस नीलामी के माध्यम से ऐसे समय में सरकारी राजस्व संग्रह में वृद्धि की संभावना है जब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू प्रतिबंधों के कारण अन्य स्रोतों जैसे कि प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर आदि अप्रत्यक्ष करों में तीव्र गिरावट आई है। सरकार को इस नीलामी से 77,815 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाला है स्टूडेंट्स, सर्वाधिक स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो के द्वारा खरीदे गए हैं ताकि ग्राहकों को और अधिक सुविधाजनक सेवाएं दी जा सके इनके द्वारा। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम शब्द बार बार आ रहा है, क्या है ये? सेल फोन जैसे होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, अन्य वायरलेस उपकरण होते हैं, तो इन उपकरणों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए सिग्नल की आवश्यकता होती है। अब इन सिग्नलों को रेडियो तरंगों के द्वारा प्रेषित किया जाता है जिन्हें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचाने के लिए एक निर्दिष्ट आवृत्ति पर भेजा जाना आवश्यक होता है। और ये जो रेडियो तरंगें होती हैं इनके समूह को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर तरह की रेडियो तरंगों का जो इस्तेमाल होता है वो अलग अलग जो है उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आगे जैसे लिखा भी हुआ है कि अलग अलग आवृत्ति के बैंडों में इनको विभाजित किया जाता है। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का स्वामित्व तो केंद्र सरकार के पास है, तो निश्चित रूप से रेडियो तरंगे भी इसी में शामिल हैं। अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि देश में सेल फोन और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो निश्चित रूप से अब ऐसे में जो सिग्नल भेजे जाते हैं उनको अधिक स्थान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इन सभी स्पेक्ट्रम को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है जिसके बाद उनकी वैधता समाप्त हो जाती है, जैसा कि इस केस में हुआ है। और यह जो अवधि है आमतौर पर ध्यान रखेंगे इसको 20 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ एक संस्थाएं हैं स्टूडेंट्स जो कि आपको जाननी चाहिए, जैसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन 1995 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन के अंदर में है और जो वैश्विक स्तर पर जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण संस्था है GSMA। हम अगर भारत की बात करते हैं तो हमारे देश में ट्राई नामक संस्था है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इन निम्नलिखित मंत्रालयों के अंतर्गत काम करती है। ध्यान रखेंगे इन सारे मुद्दों को। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर में स्थित है। आइए स्टूडेंट्स अगले समाचार को देखते हैं और इस समाचार को पेज नंबर 13 से लिया गया है जिसका संबंध सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 3 के खंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च एक संस्था है इस नाम से बेंगलुरु के अंदर में, और इसके द्वारा अल्जाइमर नामक बीमारी के इलाज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शोध किए गए थे। और जहां पर TGR63 नामक एक मॉलिक्यूल का विकास किया गया है और इसके जो प्रयोग चूहों के ऊपर में किए गए थे उनके परिणाम काफी उत्साहवर्धक आए हैं। आइए देखते हैं जरा इसके बारे में। सबसे पहले आप लोग इस बात को जानिए कि अल्जाइमर जो रोग है यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट करता है और इसके कारण रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। यह रोग मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की टेंगल्स नामक प्रोटीन निर्माण के कारण होता है और ध्यान रखेंगे इसे हम लोग टाइप 3 डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनके ऊपर में एक प्रोटीन की जो है एक किस्म की परत जम जाती है और इसी परत को हटाने के संदर्भ में TGR63 नाम के इस अणु का, इस मॉलिक्यूल का विकास किया गया है जिसके मदद से जो है एमाइलोइड प्लेक जो परत चढ़ जाती है इसको हटाया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ एक आंकड़े हैं जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे जरा। यहाँ पर वर्तमान में भारत में लगभग 4 मिलियन लोग हैं डिमेंशिया से जो ग्रसित हैं। डिमेंशिया मतलब इसी से संबंधित भूलने की बीमारी हो जाती है ये, और 2050 तक इनकी संख्या लगभग 3 गुनी होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर डिमेंशिया से लगभग 44 मिलियन लोग ग्रसित हैं
जो पूरी दुनिया के लिए एक मुख्य समस्या बन गई है। इसीलिए शीघ्रता से इसकी पहचान करना बहुत आवश्यक है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचारों को देखते हैं। द रिटर्न ऑफ द फॉरेस्ट आउटलेट। रविवार को द हिंदू समाचार पत्र में साथ में एक मैगजीन भी आती है स्टूडेंट्स, उसके पेज नंबर 7 से इसको लिया गया है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसका संबंध है। अब अधिकांश जो उल्लू होते हैं वो रात्रि में शिकार करते हैं, रात्रि में भोजन की तलाश में निकलते हैं, लेकिन यह जो उल्लू है यह दिन में भोजन की तलाश में निकलता है। और मुख्य रूप से जो है भारत में, मध्य भारत में ये दिखाई पड़ता है। मेलाघाट टाइगर रिजर्व के जो आसपास के क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहां पर इसको देखा जाता है। फॉरेस्ट आउटलेट को IUCN की जो रेड डेटा बुक है वहां पर संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको रखा गया है। तो ये कुछ जानकारियां हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस समाचार का संबंध पेज नंबर 13 जीएस प्रीलिम्स के साथ में है। सेंटोर्स की बात की गई है यहाँ पर। सेंटोर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये जुपिटर और नेपच्यून ग्रह के मध्य पाए जाने वाले बर्फीले भौगोलिक पिंड होते हैं। और जब ये सूर्य के निकट पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है सूर्य की गर्मी के कारण बर्फ पिघलती है और इनके पीछे की तरफ एक पूंछ जैसा बन जाता है, जिसके कारण ये धूमकेतु के जैसे दिखने लगते हैं। इसके बाद में अगला जो समाचार है पेज नंबर 11 से लिया गया है। जीएस प्रीलिम्स के साथ में इसका संबंध है। ओनली NRI क्योटा सीट्स फॉर OCI कार्ड होल्डर्स। तो जो ओवरसीज सिटीजन्स होते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जरा उन पर हम लोग ध्यान देंगे। गृह मंत्रालय के नए गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से यह कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अनिवासी भारतीय के जो कोटे होते हैं उनके माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा कुछ समय पहले एक निर्णय दिया गया था कि ये जो OCI लोग हैं इनको भारत के नागरिकों के लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसके माध्यम से जो है वहां पर उनको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है, गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा है कि जो सामान्य भारतीय नागरिक हैं उस कोटे से इनको नहीं दाखिला दिया जाएगा, बल्कि जो अनिवासी भारतीयों के लिए जो कोटा है उसी कोटे के अंदर में जो OCI के लोग हैं इनको भी दाखिला दिया जाएगा। तो आइए इससे संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको भी देख लेते हैं। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत में बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी मिशनरी, पर्वतारोही या पत्रकारिता से संबंधित गतिविधि को अंजाम नहीं देंगे, और अगर कुछ भी ऐसा करना है तो पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं होते हैं। इस शब्द पर आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लोग विदेशी पासपोर्ट को धारण करते हैं। हालांकि भारत के अंदर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7BI के द्वारा इनको मान्यता दी गई है। अब प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में आप इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अनिवासी भारतीयों की बात भी हुई थी। तो अनिवासी भारतीय जो है ऐसा भारतीय पासपोर्ट धारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखेंगे यहाँ पर वित्तीय वर्ष की बात की गई है, कम से कम 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपके साथ में कुछ छेड़खानी भी की जा सकती है। देखिए यहाँ पर कहा गया है 183 दिनों के लिए किसी अन्य देश में रहता है। अब अगर यहाँ पर यह परिवर्तन कर दिया जाए और ये बोल दिया जाए कि 182 दिनों तक भारत में रहता है, तब भी तो सही होगा ये। तो ऐसे बिंदुओं पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, यहाँ फंसना नहीं है। और अगला जो बिंदु है यहाँ पर कि NRIs जो होते हैं भारत में इनको वोट देने का अधिकार होता है। आइए स्टूडेंट्स, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। और आज जो हमारे प्रश्न हैं उनका जो मुख्य रूप से संबंध है वो स्टैटिक विषयों के साथ में है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? NPA, पुनर्गठित ऋण, रिटर्न ऑफ परिसंपत्ति। विकल्प हैं केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर में इस वीडियो के आप लोगों को PDF का लिंक मिल जाएगा। आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इन प्रश्नों को देख करके फिर इनके उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिएगा
और इनके जो उत्तर हैं वो कल के सत्र में आपको बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। एक है, डिजिटल मुद्राएं अमूर्त होती हैं। डिजिटल मुद्राओं का व्यापार मूल्य निर्धारण में उपभोक्ता की भावना और मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण के माध्यम से किया जाता है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारतीय पेटेंट सुरक्षा दुनिया भर में मान्य है। नंबर 2, पेटेंट एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंटकर्ता को उसके आविष्कार के लिए असीमित समय के लिए दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कुसुम योजना का लक्ष्य है। तो ए ऑप्शन है, देश के प्रत्येक गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई एक योजना है। सी है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक अम्ब्रेला नीति है कि तिलहन, दलहन और नारियल उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। डी है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एसडीआर एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित किया गया है। एसडीआर का मूल्य 4 मुद्राओं के एक समूह पर आधारित है। 3 है, एसडीआर के समूह की समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष अथवा उससे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि यह विश्व की व्यापारिक और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। आगे बढ़ते हैं। लचीली विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, इस प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऐसी विश्वसनीयता होनी चाहिए कि सरकार विनिमय दर को निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखने में सक्षम होगी। यह प्रणाली सरकार को अधिक लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें विदेशी मुद्रा का अधिक भंडार बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, विनिमय दर में होने वाला उतार चढ़ाव स्वतः ही भुगतान संतुलन में अधिशेष और घाटे का ध्यान रखता है। विकल्प है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? पहला है, एनबीएफसी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निगमित किया गया है। एनबीएफसी अपने ग्राहकों को चेक जारी कर सकता है। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। विकल्प है केवल दो, केवल एक और तीन, कोई नहीं, एक, दो और तीन। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी को मापने के लिए सामान्य स्थिति दृष्टिकोण संदर्भ अवधि का उपयोग करता है। 1 वर्ष का, 6 महीने का, 3 महीने का या 1 महीने का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा है या है? तो पहला कथन है, सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा बाह्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान, अन्य देशों और विदेशी संस्थानों से लिया गया ऋण। और चौथा है, इन ऋणों पर प्राप्त ऋण वसूली एवं ब्याज। विकल्प है केवल एक और तीन, केवल दो और चार, केवल एक, दो, तीन, केवल दो, तीन, चार। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन असंभव तृत्व का हिस्सा है? पहला है पूंजी का मुक्त प्रवाह, दो है निश्चित विनिमय दर, तीसरा है लचीली विनिमय दर, चौथा है स्वायत्त मौद्रिक नीति, पांचवा है स्वायत्त राजकोषीय नीति। विकल्प है केवल दो, तीन और चार, केवल एक, दो और चार, केवल दो, चार, पांच, केवल तीन, चार और पांच। आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निरंतर बदलती इस तकनीक के दौर में साइबर सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। तो इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले भूमिका में आप जो तकनीकी बदलाव हैं इन पर आप बताइए इनके बारे में। फिर आप सुरक्षा का इसके साथ में संबंध स्थापित कीजिए।
मुख्य भाग में आप लोग साइबर सुरक्षा के लिए जो प्रमुख खतरे हैं, जैसे डोमेन स्पूफिंग मैंने बताया था अभी आपको, ट्रोजन बताए थे मैंने आपको, वॉर्म बताया था, इनके बारे में बताएं। फिर साइबर सुरक्षा के लिए जो संस्थान जिम्मेदार हैं उनके बारे में आप बता दें, और फिर भारत की जो साइबर सुरक्षा नीति है उसका वर्णन यहाँ पर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष में आप लोग साइबर सुरक्षा के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना, इसमें शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसको आप लिख करके इसका जो है समाधान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में स्पेक्ट्रम आवंटन में कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? 150 शब्द 10 अंकों के लिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जो उत्तर है इसको आप ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम की आप परिभाषा यहां पर दीजिएगा, रेडियो तरंगों की आप बात कर देंगे, फिर इसके महत्व की आप बात करेंगे, और उसके बाद में स्पेक्ट्रम के प्रयोग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी हम लोग यहाँ पर बातें कर लेंगे। फिर अंत में सरकार को जो राजस्व यहाँ से प्राप्त होता है उसको ध्यान में रखते हुए उचित निष्कर्ष देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ से एक अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसको अन्य लोगों के साथ में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज के इस सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।